Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we will study about F.R. Lewis. He belongs to British nationality and उनका लाइफ स्पैन था 1895 से 1978 तक एंड ही इज़ फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लाइक आई.ए. रिचर्ड. उनका भी मानना था कि हमें टेक्स्ट पे फोकस करना है, ना कि ऑथर या राइटर के बैकग्राउंड या उसकी हिस्टोरिकल बायोग्राफी पर. उनका फुल नेम था फ्रैंक रेमंड लेविस एंड ही इज़ क्रिटिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय आई.ए. रिचर्ड. उनका बर्थ हुआ था 14 जुलाई 1895 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एंड डेथ हुई थी उनकी 14 अप्रैल 1978 में. उनके फादर थे हैरी लेविस हु इज़ कल्चर्ड मैन एंड रेन अ शॉप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. Lewis was educated a fee-paying independent minor school and when he was 19, British declared war on Germany in 1914. तो जब लेविस ओनली 19 ईयर्स के थे तो ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दी जर्मनी के साथ 1914 में. तो अगर आपको पता हो तो 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लगी थी और 4 इयर्स तक चली थी 1919 तक. तो इस टाइम पे जो लेविस थे उन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ दिया. तब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में थे. तो उन्होंने एक बैंड ज्वाइन किया अपने फ्रेंड्स के साथ, एम्बुलेंस यूनिट एट यॉर्क इन 1915. तो वॉर के टाइम का जो एक्सपीरियंस था, इसका जो इफ़ेक्ट था उन पे लॉन्ग लास्टिंग तक रहा क्योंकि उन्होंने सब कुछ आंखों से देखा था. तो उनके वर्क में भी हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं. एंड 1929 में लेविस ने मैरिज कर ली थी अपनी एक स्टूडेंट क्वीन रोथ के साथ और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन लिखा जो कि एक मेजर क्रिटिकल वर्क रहा. और 1931 में लेविस अपॉइंट किए गए एज ए डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एट डॉनिंग कॉलेज वेयर ही वाज टू टीच फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. यहाँ पे उन्होंने अगले 30 ईयर्स तक टीच भी किया. उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री जो कि फर्स्ट मेजर वॉल्यूम था क्रिटिसिज्म का. And it provides insight into his own critical position. And 1978 में उनकी डेथ हो गई थी at the age of 82. अगर हम F.R. लेविस की क्रिटिसिज्म की बात करें तो ही इज़ वेरी वेल नोन एंड फेमस पर्सनैलिटी इन न्यू क्रिटिसिज्म लाइक आई.ए. रिचर्ड. आई.ए. रिचर्ड के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी लिखते थे सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स पे उसको एक्सपेरिमेंट करते थे क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे. तो इसी तरह से जो F.R. लेविस थे वो भी एक प्रोफेसर थे और वो भी इसी में बिलीव करते थे कि पहले हमें स्टूडेंट्स पर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और स्टूडेंट्स पर उसका एक्सपीरियंस करके ही उसको हमें क्रिटिसिज्म में लिखना चाहिए. F.R. लेविस जो थे वो बहुत ही एक सीरियस और जेन्युइन पर्सन थे. जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि हमें लिटरेचर को लिखने के लिए हाई सीरियसनेस को दिखाना चाहिए. तो F.R. लेविस भी लिटरेचर को लिखते टाइम उसमें सीरियसनेस को दिखाते थे, मोरालिटी को दिखाते थे. उनका कहना था कि अगर कोई भी इंसान लिटरेचर को पढ़े तो उसको उसमें से कोई लेसन या मोरल मिले, सिर्फ वो इंटरटेनमेंट के लिए ही उसको ना पढ़े. F.R. लेविस जो थे उन्होंने पहले मिलिट्री में काम किया था क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी. तो उन्होंने पहले मिलिट्री में काम किया और बाद में फिर वो प्रोफेसर बने थे. तो इसलिए भी हम उनके वर्क्स में सीरियसनेस को देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था. और वो न्यू क्रिटिसिज्म में एक बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को पोइट्री से स्टार्ट किया था. पोइट्री को पहले क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रोज और फिक्शन को भी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. मिंटू से उनके जो लाइफ का क्रिटिसिज्म का फेज़ था उसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. और अपने फर्स्ट फ्रेज में वो बताते हैं कि वो टी.एस. एलियट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. इस फेज़ में उन्होंने सिर्फ पोइट्री पर ही वर्क किया था. तो इसी पोइट्री को लेकर उन्होंने एक वर्क लिखा था न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री. ये उन्होंने अपने फर्स्ट फेज़ में लिखा था.
जो कि 1932 में आया था ये उनका वर्क। और इस बुक में उन्होंने लेट विक्टोरियन पोइट्री को क्रिटिसाइज किया था। इस बुक में उन्होंने J.M. हॉपकिंस, एज़रा पाउंड और T.S. एलियट की बहुत प्रेज की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री में सीरियसनेस को दिखाया था। तो इस वजह से वो T.S. एलियट से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे थे इस फेज में। 1940 से उनके करियर का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें वो प्रोज और फिक्शन की ओर जाने लगे थे पोइट्री से हटकर। और इस फेज में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द ग्रेट ट्रेडिशन इन 1948, और उन्होंने अपना सारा फोकस प्रोज और नॉवेल्स पर दिया। और उन्होंने इम्पोर्टेंस दी नॉवेलिस्ट सच एज जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, T.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनरेड, डिकन्स, टॉलस्टॉय। तो इनके वर्क्स को उन्होंने प्रेज किया था, और इनके बारे में उन्होंने एक लाइन कही थी, दे हैव द ओपननेस बिफोर लाइफ। इट मीन्स कि उन्होंने अपने वर्क्स में ओपननेस दिखाई है, कुछ भी आर्टिफिशियलिटी नहीं की उन्होंने अपने नॉवेल्स में, पर अपनी बात को खुले तरीके से बोला है। और कई बार ऐसा लगता है कि वो फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म की ओर भी जा रहे थे जब वो बात करते हैं सिडनी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली और आर्नोल्ड के। तो ऐसा लगता है कि वो फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म की ओर भी जा रहे थे। तो अपनी लाइफ के थर्ड स्टेज पर उन्होंने फोकस किया था सोशल और एजुकेशनल इश्यूज़ पर। जो भी सोशल और एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे थे उनके बारे में उन्होंने बात की इसमें। और अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज में उन्होंने एक बुक पब्लिश की द लिविंग प्रिंसिपल इन 1975 में, और थॉट्स, वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976 में ये वर्क्स भी उन्होंने पब्लिश करवाई, जो कि बेस्ड थी क्रिटिसिज्म और लैंग्वेज के ऊपर। अब हम उनके कुछ मेजर वर्क्स देख लेते हैं जो उन्होंने लिखे थे। न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री 1932, मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर 1930, रेवोल्यूशन 1933, डिकन्स द नॉवेलिस्ट 1970, कोलैबोरेशन वर्क्स विद हिज वाइफ, एंड द लिविंग प्रिंसिपल इंग्लिश एज द डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स 1975, Nor Shall My Sword 1970, Education and the University 1944, The Great Tradition 1948, D.H. Lawrence Novelist 1955, The Common Pursuit और Representative Essay मिल्टन। ऐसा कहा जाता है कि वो मिल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोइट्री जो कि 1932 को उन्होंने बुक पब्लिश की थी, इसमें उन्होंने लेट विक्टोरियन पोइट्री को पर अटैक किया था, और उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी T.S. एलियट, एज़रा पाउंड और J.M. हॉपकिंस के वर्क्स को। एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट द लेट विक्टोरियन वर मोर विटी एंड इंटेलिजेंट देन सेंसुअस रोमांटिक, दिस इज वाई दे आर बेटर। नेक्स्ट बुक उन्होंने लिखी थी द ग्रेट ट्रेडिशन 1948 में, एंड इन दिस बुक ही सैड दैट जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड आर द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द पास्ट, एंड D.H. Lawrence is the only successor. D.H. Lawrence belongs to modern age. So this is the main points about F.R. Lewis. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.